अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भाई। नाज़रीन कराम, मौजूदा हुकूमत ने आइन में तरमीम करने का जो मंसूबा बनाया था वो नाकाम हो चुका है। उस नाकामी के बाद आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के मेंबरान से, कहना चाहिए कि मेंबरान से, वैसे भी इधर उधर से वो अपने हवारी इकट्ठे किए हुए थे, खिताब किया है। खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारण ने कोशिश की है कि कोई ऐसा जवाब पेश कर सके कि जो वो करने जा रहे थे, जो किसी अक्ल सलीम को अपील करता हो। चूंकि ये एक साजिश थी, आप जानते हैं कि वो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया कि पूरे आइन का खुलिया बिगाड़ने के लिए 21-22 शिकों में यानी आर्टिकल्स में तरमीम करने की कोशिश की गई, और वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो बतौर मुसवदा पेश किया जाना था, जिसे बिल कहते हैं, जब वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के किसी ईवान में पेश हो जाए, कौमी असम्बली या सेनेट में, उसकी किसी को हवा भी ना लगने दी गई। यहां तक कि वो सो कॉल्ड नायब वजीर आजम तक को इल्म नहीं था कि ये है क्या भला। किसी अपने MNA को, किसी अपने सेनेटर को उन्होंने हवा लगने ना दी। अक्सरियत गधों की है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ संजीदा लोग भी हैं मुस्लिम लीग नून में भी, अंदर से बाइज्जत लोग भी हैं मुस्लिम लीग नून में भी। उन लोगों ने जानने की कोशिश की कि जो मुसवदा पेश करके हमसे तायद करवाने जा रही है हमारी हुकूमत, जरा पता तो चलाए वो है क्या। लेकिन सर टकराने के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, उन्हें उस ड्राफ्ट की हवा तक न लगने दी गई। बल्कि कभी कभी सच मुंह से निकल जाता है। आपको याद होगा कि आज़म नज़ीर तारण आ रहा था तो किसी ने पूछा, जी वो, उसने कहा हाँ, मुझे वो ड्राफ्ट मिल गया है। इसका मतलब यह है कि ड्राफ्ट कहीं और से मिला। अब यहीं रुक के मैं जरा ये बता दूं कि वो ड्राफ्ट मिला कहां से था, और पूरी दयानतदारी से और पूरी जिम्मेदारी से आपको मैं बता रहा हूं। नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया है कि जुडिशरी खुफिया एजेंसियों के खिलाफ सीना तान कर खड़ी होगी। एक रूस स्याह बदबख्त काजी फायज ईसा और उसके साथ उसी कुमाश, उसी जहनीत और उसी सोच के चंद जजिस, इन्हें छोड़कर बाकी सारी की सारी जुडिशरी में कहता चला रहा हूं, और दयानतदारी से अला वजहुत तजर्बा और बसीरत कहता चला रहा हूं कि मैजिस्ट्रेट से लेकर सिविल जज तक, सिविल जजेस से लेकर सीनियर सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, सेशन जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत तंग आ गई है इस बेइंसाफी से, जो काजी फायज ईसा ने ठेका उठाकर रिवाज दी थी और रोब डालकर, ट्रांसफर, पोस्टिंग की तलवार इस्तेमाल करके, इसके अलावा जजेस की वीडियोस का हवाला उन्हें देकर उनसे गलत फैसले जो करवाए जाते रहे हैं, उस अमल से तंग आ गए हैं जजेस, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये पाकिस्तान की तारीख में वाकया पहली दफा हुआ है। अब फौज का वो हिस्सा जो समझता है कि सियासत मुल्क में वो होनी चाहिए जो वो चाहता है, वजीर आजम उसको होना चाहिए जिसे वो चाहते हैं, अदालतों के, हाई कोर्ट के जजेस वो होने चाहिए जिन्हें वो क्लियरेंस थे। उन्हें ये पहली दफा तजर्बा हुआ कि जुडिशरी उनका कहना नहीं मान रही। जिन लोगों को हुकूमत सौंपी हमारे फौजी भाइयों ने, तो 2 वादे उनसे लिए गए थे। नंबर 1 के आप 3 वादे, एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त करेंगे, मुईशत को सीधा करेंगे, और सियासी जोड़ तोड़ जो हमें जरूरत होगी उसका इंतजाम भी आप खुद किया करेंगे, और अगर कहीं कोई बात फंस गई तो फिर हमें बताया जाएगा आखिर में, और हम सीधा कर लिया करेंगे। जब काजी के हाथ से बात निकल गई, काजी ने दोनों हाथ उठा दिए कि मेरी कोई नहीं मान रहा भाई, तो हुकूमत से पूछा उन्होंने, भाई आपको हमने हुकूमत दी है? उन्होंने कहा जी अब बात ही कोई नहीं, हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं काम, ये कौन सी बात है, हम आइन में ऐसी तरह मुहिम कर देते हैं। चूंकि पार्लियामेंट जो है वो बाख्तियार है कि आइन का नाक माथे पे लगा दे या उसकी बगल में लगा दे, तो हम करके आपको दे देते हैं। अब ये आईनी तरामीम का ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया, जिसे किसी को हवा न लगने दी। मौलाना फजलुर रहमान, मैं कहता चला रहा हूं, बड़े दुख दिए हैं मौलाना फजलुर रहमान को। सबसे ज्यादा जो दुख दिया है हमारी फौज ने दुख दिया है, फौज की खुफिया एजेंसियों ने दुख दिया है कि मौलाना का ताल्लुक
खुफिया एजेंसियों से उस वक्त का है जब अभी मुफ्ती महमूद जिंदा थे। मुफ्ती महमूद अपने बेटे के सामने कुछ सियासी बात नहीं किया करते थे अपने साथियों से कि ये बता देगा, ये मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, किसी से पूछ लीजिए। फिर मौलाना मुफ्ती महमूद तो दुनिया से रुखसत हो गए। अब क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के हाथ आ गई। अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे के मामले में जमीयत उलमाए इस्लाम की जरूरत रही खुफिया एजेंसियों को, तो मौलाना फजलुर रहमान ने दिल खोल कर साथ दिया। खूब खाया पिया, माल इकट्ठा किया, फायदे उठाए, दुनिया बनाई, नाम खराब कर लिया, आकबत खराब कर ली, दुनिया संवार ली। तो सबसे बड़ा गिला मौलाना फजलुर रहमान को फौज से है, ISI से है कि जनाब सारी खिदमत मैंने की, सदर मुझे बनना था, बिठा वहां आसिफ अली जरदारी को दिया गया है। तो मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया, और तहकीक कर लीजिए, अगर मेरी कोई बात गलत साबित हो तो इसके बाद मत देखिए मेरा व्लॉग। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे माइनस फजलुर रहमान इक़्तिदार चाहिए जब लंदन प्लान हुआ, लिहाजा हर जगह इनकी शिकस्त को फतह में बदल दिया गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया। मौलाना को गिला है ISI से भी, मौलाना को गिला है नून लीग से भी, और मौलाना को गिला है आसिफ अली जरदारी से भी कि मौलाना बाहर है, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। ये तो अब वोटों की वो मामला आया है, तो मौलाना जो है वो नजर आ रहे हैं कि हर चीज उनके आसपास घूम रही है। वरना तो मौलाना ने फैसला किया, लेकिन फैसला एम नहीं किया। मौलाना एम फैसले नहीं किया करते। मैंने कल परसों के व्लॉग में भी कहा था, मौलाना माशाल्लाह सर से लेकर पांव तक दुनिया ही दुनिया है, ताहिरुल कादरी की तरह। मैं हमेशा दो साहब शरा शरीयत चेहरे मोहरे लेकिन मुकम्मल दुनियादार देखे हैं, ताहिरुल कादरी और एक मौलाना फजलुर रहमान। तो मौलाना फजलुर रहमान को क्या आप समझते हैं? तो हमें आज घन गर्ज कर बोले हैं कि हम PTI का साथ देंगे, हम किसी सूरत भी ऐसी तरमीम कबूल नहीं कर सकते जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। वो इसलिए खबर दे रहा हूं आपको, अब जब PTI की गवर्नमेंट आएगी तो मौलाना फजलुर रहमान सदर ममलकत होंगे, ये वादा उन्हें दे दिया गया है। अब आप इस पस मंजर में आने वाले कल की सियासत के खद्दो हाल तश्कील दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी दो हाथ पीछे हट गई है। आज बिलावल ने कह दिया है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के हम हक में नहीं है कि किसी सिविलियन का मुकदमा हमें पकड़ के मिलिट्री कोर्ट में आप ले जाएं। तो कहाँ गई वो मिलिट्री कोर्ट? मैं कहता चला आ रहा हूँ, एक व्लॉग नहीं, मैं 6 व्लॉग्स गवाह हैं कि मैंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में सोच रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि जो शख्स सियासत पर समझता हो कि मैं बातचीत माकूल कर सकता हूं, अगर वो मौजूद हालात पर खड़े होकर आने वाले हालात का दुरुस्त अंदाजा ना कर सके, उसे सियासत पर बात करने का मेरा ख्याल है हक कोई नहीं। वैसे किसी के कान खाता रहे और अपना शौक पूरा करता रहे तो एक अलग चीज़ है। ये जो आईनी तरामीम करने जा रहे थे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए, बल्कि हकीकत ये है कि आइन का खुलिया बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। ये खुलिया क्यों बिगाड़ने के लिए जा रहे थे, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। नाज़रीन कराम, ये जानना आपके लिए एक बाशऊर शहरी की हैसियत से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मुल्क फैसला कुन मुकाम पर पहुंचा हुआ है। इसने बचना है या इसने मिटना है, ये फैसला होने के दिन हैं, महीने हैं। आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इस सरजमीन बे आइन को एक अवामी आइन से नवाजा। 1973 का आइन, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इसमें तरामीम की जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो तरामीम तो तरामीम थी जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ, वो ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा उजला करैक्टर रहता एक जमहूरियत पसंद की हैसियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। लेकिन ये भी उनके सियासी लिबास पे एक दाग है जो उन्होंने तरामीम की थी। लेकिन इतनी खौफनाक, इतनी नंग धड़ंग, इतनी जिल्लत अमेज़ तरामीम वो हरगिज़ नहीं थी। और अब ये जो तरामीम करने जा रहे थे, जो इनका सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने उलट पुलट कर रख दिया है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। ज़रा गौर फरमाइए। आसिफ जरदारी को मैंने कभी पीपल्स पार्टी का कोई फ़र्द नहीं समझा। वो कहते हैं कि पहला इश्क वो हमेशा इंसान के अंदर कहीं छुपा रहता है। आसिफ अली जरदारी की इब्तिदा अवामी नेशनल पार्टी से हुई थी, जो सिंध के तलीमी अदारों में पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ गले फाड़ फाड़ के नारे लगाया करते थे। उनमें एक आसिफ अली जरदारी भी था, जिसने
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और काउंसलर का इलेक्शन ये हार गया था। इसलिए उसे क्या पीपल्स पार्टी से, उसे क्या आइन से, बल्कि उसने तो अपनी पूरी सियासी जिंदगी में जिसे देखा है कि ये बेनज़ीर के करीब है उसके गुण गाता है, और जिसके बारे में इसे पता चला है कि इसके अंदर भुट्टो बसता है, उसने ऐसा कोने पे लगाया है कि किसी को नजर भी नहीं आने दिया उसे। इसे बाबरवान चाहिए थे, एक नहीं 2 दर्जन बाबरवान लेकर आ गया ये, उनके हवाले कर दी पार्टी, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। कारकुन भाग गए, भाग क्या गए, जाके उन्होंने प्लेटफॉर्म मिल गया पीटीआई का। आज वो सारे कारकुन जिन्हें मैं जानता हूं उनकी औलादे पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे मुतहर्रक हैं, फाल हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह जलाल में आ गई हो और इन आईनी तरमीम की राह में वो एक रूहानी रुकावट भी बन गए। एक बात तो तय कि ये जो जिल्लत होने जा रही थी उससे मुल्क और कौम को बचा लिया गया है। और वो बदबख्त शख्स जिसके बारे में पहले व्लॉग से लेकर, चूंकि मैं जाती तौर पे जानता हूँ उस शख्स को, उसका सफेद रंग मत देखिए काजी फायज ईसा का। वो जो तवे काले हुआ करते थे ना, जब ये गैस की बजाय लकड़ियां जला करती थी नीचे देवदार की लकड़ियों के अंदर ऑयल हुआ करता था, वो ऑयल जाकर तवे की पुष्ट पे जम जाया करता था और स्याही का एक लेप वहां जगह बना लेता था। तो उस तवे पे अगर आप सरसों का मजीद तेल फेंक के ठंडा करके उसे अच्छी तरह हाथ मले और किसी के मुंह को काला करे, उससे भी स्याह रूह है ये काजी फायज ईसा। जो कुछ इसने निज़ाम अदल इंसाफ के हवाले से किया है और जिस तरह उसने मुल्क की तबाही और बर्बादी का सामान किया है, ये तबाही बर्बादी की अखीर है इस वक्त जहां आपका और मेरा मुल्क और इस मुल्क में बसने वाले हम लोग खड़े हैं। एक तवील कहानी है, एक तवील दास्तान है काजी फायज ईसा के जराइम की। वो 3 साल उम्र बढ़ाकर मजीद 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना चाहता था। ऊपर से ना कर रहा था जिसमें 100 हाँ छुपी हुई थी, लेकिन हमेशा के लिए मरदूद जमा करार पा गया। और मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। इस आइन के अंदर जो तरमीम वो ला रहे थे कि कोई 5 जजेस उनका नाम दिया जाएगा जो सीनियर मोस्ट होंगे, उनमें से कोई एक जिसे हुकूमत चाहेगी उसे चीफ जस्टिस नामजद कर देगी। वो भी ना कर सके। अब सीनियर मोस्ट नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे और वो मंसूर अली शाह होंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं, ना मुझे उम्मीद व्यवस्था करनी चाहिए एक वकील की हैसियत से कि वो किसी सियासी जमात की तरफ टिल्ट करेंगे, नहीं करना चाहिए, भले वो पीटीआई हो, लेकिन ये इंसाफ करना चाहिए, बेइंसाफी नहीं होने देना चाहिए। खड़े होना चाहिए उन्हें उस दबाव के सामने जिस दबाव के तहत आज तक किसी को फांसी दी जाती रही है, किसी को अदालती हुक्म से उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया जाता रहा है, जिनके दबाव की वजह से अदालतें वज़ीर आज़म को खड़े खड़े गैर वज़ीर आज़म बनाकर घर भेज दिया करती थी। वो कोई इंसाफ नहीं हुआ करता था। वो दीवार के उस पार से जहां अंधेरे बसते हैं वहां से हुक्म आया करता, तो हुक्म पर वो अमल किया करते थे। मंसूर अली शाह साहब से आप हमें सिर्फ ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, अल्लाह को गवाह करके वो इंसाफ करेंगे। इंसाफ इसके हक में जाता हो या इस तरफ जाता हो, इंसाफ करेंगे, बस मुल्क संवर जाएगा। यानी आज़म नज़ीर तारण अहम इधर उधर से इकट्ठे किए हुए वकला, जिनमें से अक्सरियत उन अंदर की बेचारों की है जो लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई जज बनने के सपनों में खोया हुआ है, उन्हें इकट्ठा करके अब बता क्या रहा है आज़म नज़ीर तारण कि जनाब आइनी अदालत तो फला मुल्क में भी है, फला मुल्क में भी है, फला मुल्क में, और तुझे अगर ये नज़र आता है तो ये नज़र नहीं आता कि उन मुल्कों में इंसाफ भी है। उन मुल्कों में रात को डाले वाले आकर दरवाजे तोड़कर लोगों को घसीट कर बिठाकर गुमशुदा नहीं कर देते? क्या उन मुल्कों में अपने मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर तरीन जमात, उससे जमात होने का एजाज़ छीना जाता है? वहाँ किसी मकबूल तरीन पार्टी का इंतखाबी निशान उससे महरूम किया जाता है उन ममालिक में? क्या उन ममालिक में ये सोचा भी जा सकता है कि 16 नशिस्तें जीतने वाली बदतरीन मरदूद खलाइक पार्टी मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की हुकूमत दे दी जाए? 16 सीटें जीतने, फ़कत 16, और 180 सीटें जीतने वाली पार्टी
का लीडर जेल में हो बगैर किसी जुर्म के, और उस पार्टी के अरकान हिज़्ब इख्तलाफ कहलवा रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर से, चार दीवारियों के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को उठाकर घसीट कर गाड़ियों में बिठाकर थानों में बंद कर दिया जाता हो। क्या उन ममालिक में ये होता है? ये क्यों नहीं देते मिसालें? क्या जरूरत पड़ गई है एक आईनी अदालत की? मैं बसीयत वकील समझता हूं कि यहाँ किसी आईनी अदालत की जरूरत नहीं। हमारी हाई कोर्ट्स सारा दिन काम करती है। 199 के तहत जो जुरिस्डिक्शन तफवीज़ हुई है, जो इख्तियारात हासिल हैं, उन इख्तियारात का इस्तेमाल हो रहा है। रोज़ाना सबसे पहले रिट्स जो हैं वो सुनी जाती है, उनके फैसले होते हैं। हाई कोर्ट्स के लिए 199 है, और सुप्रीम कोर्ट में जहां कहीं फंडामेंटल राइट्स का मामला आ जाए, या दो से ज़ायद सूबों के दरमियान या किसी सूबे और मरकज़ के दरमियान कोई नज़ा, कोई तनाज़ा पैदा हो जाए कोई, तो उसके लिए 184 मौजूद है। तो क्या ज़रूरत है आईनी अदालत की? हाँ, मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है। चूंकि जिस तरह मोहसिन नकवी को, जिसको पता ही नहीं कौन है, मेरे लिए तो एक मजहूल नसब आदमी है सियासत के हवाले से, मैं तो जानता भी, नाम भी कभी नहीं सुना था। देखते देखते वो अबूरी हुकूमत का वज़ीर आला बन गया। फिर जो कुछ उसने किया, उसमें एक लफ्ज़, एक जुमला कहने की मुझे ज़रूरत नहीं, वो किया जो किसी मुल्क में नहीं हुआ इस दुनिया में, जहाँ जमहूरियत का दम भरा जाता हो। और फिर किसी जमात से उसका ताल्लुक नहीं, वो सेनेटर भी बन गया, वो वज़ीर दाखिला भी बन गया, वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन गया। ये सिला था उसकी उन बेहयाइयों का जिसका मुजाहरा उसने किया पिछले 1 साल के अंदर। इसी तरह काजी ने भी जो खिदमात अंजाम दी थी, उसे भी ये नवाजना चाहते थे। एक रास्ता तो बंद हो गया कि भाई जजेस की उम्र कोई नहीं बढ़ेगी, बस ठीक है। तो फिर तो साफ ज़ाहिर है कि मसूफ जो हैं उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। अब काजी फाइज ईसा के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही थी ताकि कोई मामला भी हो, काजी ने संभाला दे, आईनी कवर दे इन्हें, ये आइन को रोनते रहे, लेकिन काजी इन्हें आईनी छतरी, इनके बद से बद अमल को भी आईनी छतरी फराहम करता रहे। तो अब मौलाना फजल रहमान ने इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। बल्कि खबर यह है कि खुद नून लीग के 2-4-10 लोग, उनका कह लीजिए कि ज़मीर जाग उठा है, या उनका गुस्सा, या उनकी महरूमी, जिसके तहत वो भी इस आईनी तरमीम के हक़ में नहीं हैं, खिलाफ हैं। अगर छुप कर वोट देना पड़ा तो खिलाफ वोट देंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस, पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी एक तरबियत है। ये कितने भी बुरे हो जाए, लेकिन उतने बुरे नहीं हो सकते जिस बुराई को ये छूते हैं ये मुस्लिम लीग नून वाले या कोई और। ये चाहे ख़ानदान है, ये शरीफ का कोई तल्लुक नहीं इनका अक्ल से। ये सरतपा मैदा ही मैदा है। एक मीर तकी मीर के वक्त के शायर हैं, उनका एक शेर याद आ रहा है, ममनून गालिबन नाम था उनका, तहल्लुस था। फरमाते हैं, सर से लगा के पाँव तलक दिल हुआ हूँ मैं, सर से लगा के पाँव तलक दिल हुआ हूँ मैं, यहाँ तक तो फन्ने इश्क में कामल हुआ हूँ मैं। और ये नवाज खानदान, ये सारे का सारा खोपड़ी से लेकर पैरों के तलवों तक मैदा ही मैदा, कोई इनका ताल्लुक नहीं किताब के साथ या इल्म के साथ। और इन्होंने समझा कि आज़म नज़ीर तारड़ कोई बहुत बड़ा वकील है। ओ भाई, तुमने कोई कत्ल के केस लड़वाने थे इससे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, FIR पढ़ लेता है वो एक मुहर्रर की लिखी हुई, और उसके आसपास, मुहर्रर की लिखाई के आसपास घूमना, ये सारी फौजदारी प्रैक्टिस है। आइन कुछ और चीज़ है। तफक्का, तदब्बर, तसरीफ, इस्तंबात, इस्तंताज, इस्तखराज, ये सारे खाने बेदार होने चाहिए, तो फिर आइन की समझ आती है। और आइन की समझ भी उस वक्त आती है जब पूरा आइन पूरे गौर से पढ़ा हो, क्योंकि इसका हर आर्टिकल सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को सामने रखकर ताबीर तशरीह की जाएगी किसी आर्टिकल की। तो ये आज़म नज़ीर के बस की ना बात है न थी। मुस्तकबिल के बारे में मैं नहीं कह सकता, लिहाजा उन्होंने समझ लिया, उन्होंने कहा जी ये करना है। उन्होंने कहा है वो दीवार के उस पार जो बैठे उन्होंने कहा लाओ जी मैं करवा देता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि आज़म नज़ीर तारड़ को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा घौंसा मुंह पे खाकर
अब फिर कैसे वो मुस्कुराता हुआ वो कैमरे का सामना करता है, लोगों का सामना करता है। या मुस्लिम लीग नून वालों को अब छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए और किसी मकबूल आदमी को, किसी समझदार आदमी को जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हो, ये मनसब उसके हवाले करना चाहिए। ये इसका काम नहीं है। आज जहाँ आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब किया पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सारी नहीं, जो उसके कहने पर आ गए, कुछ लाहौर से बुला लिए, कुछ मुल्तान से बुला लिए, कुछ भाई फेरू से बुला लिए। फ़रूक एच नाइक ने वहाँ तकरीर की है, खिताब किया है, जिसमें एक बात उसने बड़ी खूबसूरत कही, लेकिन मैं उसमें इजाफा करूँगा। उसने कहा जी अगर ये तरमीम आपने करवानी है, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क की तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान, इन सब को ड्राफ्ट शेयर करें, ये देखें, कानून की ऐनकें लगाकर, आइन का दिया जलाकर, और अगर सब कह दें या तरामीम करके कह दें कि जनाब ये आप करवा लेकर करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आखिरी बात नाज़रीन इकराम, हर अमल के पसे पुष्ट नीयत क्या होती है, दैट मैटर्स। कानून के बारे में भी ये जो हम पढ़ते हैं अच्छा या बुरा कानून, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये कानून की अच्छाई बुराई का पैमाना है। लॉ ऑफ इक्विटी क्या कहती है, कानूनी निस्बत, कि कोई भी ज़ाब्ता, कोई भी शिक, कोई भी आइन, कानून जिसे कहते हैं, निस्बत ज़ाहिर को नहीं बातन को देखती है, निस्बत टेक्स्ट पे नहीं जाती, रूह पे जाती। तो नीयत की खराबी, वो तो उसमें तो ज़्यादा तहकीक और तफ्तीश और कोई जुस्तजू करने की ज़रूरत ही नहीं हरगिज़। बदनिश्ती और बेईमानी पर मबनी थी ये तरामीम, जिनका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। और अब देखिए आगे आगे क्या होता है, ज़वाल की तरफ जा रहे हैं ये 47 फार्म के बतन से पैदा हुई हुकूमत के दिन ब दिन सुकड़ रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है इनकी। इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार में हूँ। और वो जिसे इन्होंने जेल में ठूंस रखा है, उसके बारे में मैं एक नया व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। मेरे पास बहुत सी खबरें हैं और ख़बर वो है जो सच्ची है। खुदा मुझे इस छोटेपन से महफूज रखे कि जो खबर मेरे पास ना हो उसे मैं खबर का नाम देकर आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करूँ। नाज़रीन कराम, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।